अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ फार्मिंग का, ठीक है? तो फार्मिंग के जो टाइप्स होते हैं यहाँ पे फार्मिंग 2 तरह के होते हैं, ठीक है? और इसमें पहला जो होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है और दूसरा जो होता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग होता है। तो इसी केस में फर्स्ट वन जब देखेंगे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग में तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है जो कि पर्टिकुलरली इसलिए किया जाता है जिससे कि जो लाइवलीहुड हो वो आसानी से चल सके। इसका कोई पर्पस नहीं होता है कि पर्टिकुलरली किसी भी तरह के कमर्शियलाइजेशन यानी किसी दूसरे के लिए, ठीक है? तो इसमें जो ऐसे फार्मिंग इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलरली हम लोग वैसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, ठीक है? ज़्यादा कोई मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं और ज़्यादा वृहत लेवल पे भी नहीं करते हैं। इसी केस में हम लोग यहाँ पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है? तो प्रिमिटिव में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ओल्ड जो टूल्स हैं लाइक हो गया और उसके बाद डोए हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गया, ये सब का यूज़ करते हैं, है ना? और दूसरा जो होता है हमारा इंटेंसिव, इसमें क्या होता है जैसे कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम सुने होंगे, ठीक है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोले या झूमिंग कल्टीवेशन बोले, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है? तो इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, दूसरा जो टाइप बता रहे हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन खास करके जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट कहते हैं, कोई ट्री है या कोई फॉरेस्ट है, उसको क्या किया जाता है, उसको काट करके उस जगह को जहाँ पे वो ट्री है या वो फॉरेस्ट है ना? तो उस जगह को कटाई करके वहाँ पे अच्छे सफाई करके वहाँ जो मतलब जो भी फॉर उसका अवशेष बचते हैं ट्री का, उसको जला करके बर्न करके वहाँ पे मतलब एक फील्ड बनाया जाता है फार्म के लिए, ठीक है? खेती की जाती है। तो ऐसे जो खेती की जाती है जो कि फॉरेस्ट को काट करके वहाँ पे फिर से फार्मिंग की जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है? तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं झूमिंग कल्टीवेशन या इसी को हम लोग स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, है ना? और इससे क्या होता है देखिए, इसका देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पर्टिकुलरली इसमें देखिए एडवांटेज क्या मिलता है कि जो मतलब कल्टीवेशन है, ठीक है? तो उससे मतलब बहुत सारे एरिया में जो मतलब खेती करने में आसानी होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे क्या होता है, जो मिट्टी है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है ना? और इसको मतलब जो मतलब हमारा ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से इसको डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट मतलब डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसा कि देखिए झूमिंग या स्लैश एग्रीकल्चर नॉन एज ए मिल्पा इसी को बोलते हैं। कहाँ पे? मैक्सिको में। सेंट्रल अमेरिका में इसको कोनुपो बोलते हैं, है ना? वेनेजुला में, है ना? उसी तरह से रोका ब्राजील में बोला जाता है। मसाले सेंट्रल एशिया में बोला जाता है। लेडिंग इंडोनेशिया में बोला जाता है। रे, है ना? ये सब वियतनाम में बोला जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव में यहाँ पे बवार, दहिया मध्य प्रदेश में बोला जाता है। उसी तरह से कोडू, है ना? आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। पद्मा, पामा डाबी, कमाऊ, ब्रिंगेना उड़ीसा में जाना जाता है। जैसे कमाऊ वेस्टर्न घाट में बोला जाता है ना? तो डिफरेंट प्लेस पे इसको डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब चलिए आगे जब देखते हैं इस केस में, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो इसमें क्या होता है कि हाई पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, ठीक है, जो इस तरह की जो फार्मिंग की जाती है, कहता है ये जो फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है ये हाई पॉपुलेशन के प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, ये कृषि करते हैं। और इसमें क्या होता है कि बाय केमिकल का हम लोग यूज करते हैं। और तो और इसके केस में हम लोग इनपुट्स उसके साथ साथ इरिगेशन, है ना, जो हायर प्रोडक्शन दे उसका यूज करते हैं। तो कहता है देखिए जैसे कि हम लोग इसको डिविजन कहता है, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर फार्मिंग प्रैक्टिस, कहता है इसमें आपको देखने को मिलेगा राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग द डिवीजन ऑफ अलोंग द सबसिस्टेंस,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि खास करके कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कि आपको इस तरह से खेती की जाती है। तो मैक्सिमम वैसी जगह है जहाँ पे कि लाइवलीहुड है ना, जहाँ पे लाइवलीहुड नहीं चल सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक प्रेशर है कि मतलब लाइवलीहुड कैसे चलेगा, अब मतलब क्योंकि क्रॉप्स वहाँ पे ज़्यादा होता ही नहीं है, जैसे कि आपको राजस्थान वाला एरिया हो, ठीक है। तो कुछ राजस्थान के ऐसे एरिया जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है ना। उसी तरह से आप ऐसे भी सोच सकते हैं आप जम्मू कश्मीर वाला एरिया, तो ये सब एरिया में आपको ऐसे कल्टीवेशन इंटेंसिव है ना। इंटेंसिव का मतलब होता है कि प्रेशराइज्ड, पॉपुलेशन का प्रेशर है और पॉपुलेशन के प्रेशर की वजह से वहाँ पे जो है लार्ज स्केल पे, ठीक है, वाटर डाल के बायोकेमिकल डाल के जो वहाँ की मिट्टी है उसको फर्टिलिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन। अब कहता है कि कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग की जब हम देखते हैं तो इसके केस में हम लोग ये देखते हैं कि ये इसका मेन पर्पस ही होता है किस चीज के लिए, हायर, ठीक है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो। तो जब हायर क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मॉडर्न इनपुट्स है ना। उसके साथ साथ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स की जरूरत होती है, केमिकल्स की जरूरत है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इसके साथ साथ हम लोग पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि इसका मेन पर्पस ही होता है। और उसके बाद है कि लार्ज स्केल पे, ठीक है, जब हम सबसिस्टेंस की बात कर रहे थे तो उस केस में हम लोग देख रहे थे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या था, उतना ही उगाना है जितना कि जिससे कि लाइवलीहुड चल सके। लेकिन जब कॉमर्शियल की देखते हैं तो कॉमर्शियल में क्या होता है, तो इस केस में ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा, चाहे उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज हो है ना, या इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो, मतलब किसी भी तरह से, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। जैसे कि आपका देखिए राइस का, उसी तरह जो कि हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, हरियाणा और पंजाब वाले एरिया में वहाँ पे उगाया जाता है, उड़ीसा में। लेकिन उड़ीसा में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो राइस की प्रोडक्शन की जाती है वो सबसिस्टेंस के रूप में की जाती है, मतलब लाइवलीहुड चलाने के लिए। बट हरियाणा और पंजाब में यहाँ पे क्या होता है, बृहत मात्रा में है ना कॉमर्शियल क्रॉप के लिए उगाया जाता है। अब इसी केस में अगला आता है हमारा प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन क्या होता है, कहता है ये भी एक कॉमर्शियल टाइप के फार्मिंग है ना। उसके साथ साथ ये सिंगल ग्रोइंग क्रॉप्स है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए एरिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि राइस के साथ साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को हम लोग उगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि अकेले उसमें किसी अन्य क्रॉप्स को हम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल ऐसे मतलब क्रॉप्स जिसको कि मतलब किसी अन्य क्रॉप्स के साथ नहीं उगा सकते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। जैसे कि आपका शुगर केन हो गया है ना, शुगर केन हो गया, उसी तरह से आपका रबर हो गया, कॉफी हो गया, बनाना हो गया, तो ये सब ऐसे क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लांटेशन टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। और इसका जो है खास करके देखते हैं कि हम लोग प्लांटेशन ग्रोन इन दीज स्टेट्स, ठीक है। तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आसाम, नॉर्थ बंगाल कॉफी में है ना, कॉफी उगाया जाता है, आसाम में टी उगाया जाता है, कर्नाटक में आपको कुछ इस तरह से प्लांट को देखने को मिलेंगे। अब हम आगे जब देखते हैं तो यहाँ पे कहता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न जब देखेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे रबी, खरीफ है ना, जायद क्रॉप्स के बारे में। तो देखिए कहता है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इस केस में क्या है कि जो डाइवर्सिटी की वजह से तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को उगाए जाते हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है ना, चाहे वो स्पाइसेस है, तो वो रीजन वाइज, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस, सीजन, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में क्या है, डाइवर्स है। तो देखिए रबी, खरीफ, जायद, ये भी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट डिफरेंट सीजन में देखने को मिले।
इसी केस में हम देखते हैं कि जो रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है, इसका ये कब से कब उगाया जाता है, तो ये आपको अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, मतलब अक्टूबर में बोया जाता है, अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है, और जब हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ये अप्रैल से जून में काट ली जाती है। और ये यहाँ पे कुछ आपको महत्वपूर्ण रबी क्रॉप्स देखने को मिलेगा, जैसे कि व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, पीज हो गया, ग्रम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ऑल दीज आर द रबी क्रॉप्स, है ना। कहता है यद्यपि जब हम लार्ज स्केल्स पे, भारत के लार्ज पार्ट में हम लोग इस तरह के, मतलब हम जो रबी क्रॉप्स है उगाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, जैसे कि आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और ये यहाँ पे हम लोग को ये क्रॉप्स देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स देखने को मिलेगा। कहता है इसके लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आपको देखने को मिलेंगे कि जो खास करके प्रिसिपेशंस ड्यूरिंग द विंटर मंथ ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन्स हेल्प करता है इसको कैसा, इस क्रॉप्स को उगाने में। कहते हैं किंतु ग्रीन रिवोल्यूशन से खास करके पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको, इसके साथ साथ कुछ भाग आपका राजस्थान में भी इस तरह के जो क्रॉप्स हैं, जो रबी क्रॉप्स है वो देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछेंगे एग्जाम में, क्या पूछेंगे कि जो रबी क्रॉप्स है, ये जो हरित क्रांति था, ग्रीन रिवोल्यूशन, उससे उसमें किसको बढ़ावा मिला, किस फसल को ज्यादा बढ़ावा मिला, तो आप वहां पे डायरेक्ट मानिएगा रबी क्रॉप्स, दैट इज द व्हीट, है ना। तो इसी तरह से ये था रबी क्रॉप्स। अब देखिए इसी केस में हम देखते हैं आगे, तो इसमें ये कह रहा है कि खास करके खरीफ क्रॉप के बारे में, तो खरीफ क्रॉप्स जो है वो खास करके एक हाई, है ना, वाटर की जरूरत होती है, इसके साथ साथ मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और बहुत ज्यादा मात्रा में इसको पानी की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इसका जो हम बात करते हैं, तो ये कब बोया जाता है, तो ये आपको सितंबर से अक्टूबर में बोया जाता है, और इसके साथ साथ इसको जब काटने की बात आती है तो ये आपको मई जून में काट ली जाती है ना। तो इसके साथ साथ तो कहता है कि ये इसमें आपको देखने को मिलेगा जो खरीफ क्रॉप्स है, इसमें पैडी देखने को मिलेगा, मेज देखने को मिलेगा, ज्वार देखने को मिलेगा, बाजरा, है ना। सब उसके सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है, और उसके साथ ये जनवरी फरवरी में काट ली जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, है ना, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट्स, ये सब देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये खास करके कुछ इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे कि ये खरीफ फसल उगाए जाते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला कुछ रीजन, कोस्टल एरिया, है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली आपको कोकण वाला तट, ठीक है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश है, बिहार में भी देखने को मिलेगा। कहता है कि अभी हाल में जो भारत है वो बहुत ज्यादा, मतलब खास करके इसके एरिया में पंजाब और हरियाणा में आपको खरीफ फसल देखने को मिलेगा, है ना, ज्यादा मात्रा में, बेहद मात्रा में। तो कहता है कि देखिए जब हम इसमें बात करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, जो इस तरह के क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो वो आपको पैडी हो गया, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। अब देखिए इसी में जब हम देखते हैं तो कहता है कि इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन्स देयर आर शॉर्ट सीजन्स ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज जायद सीजन। कहता है कि रबी और क्रॉप के बीच शॉर्ट पीरियड ऑफ का जो सीजन होता है, उसे उस सीजन में जो क्रॉप उगाए जाते हैं उसको जायद क्रॉप्स या जायद सीजन कहते हैं। तो कहता है क्या, इस दौरान जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मस्क मिलन, वाटर मिलन, है ना, कुकुम्बर देखने को मिलेगा, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप, शुगर केन, इसी सीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया है मेजर क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, तो इसमें आप हम लोग देखेंगे वन बाय वन डिटेल से, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जब हम देखते हैं वेरिएशंस सोयल का, क्लाइमेट का, कल्टीवेशन प्रैक्टिस का, इसमें आपको भारत के डिफरेंट डिफरेंट भाग में
कहीं पे राइस उगाया जाता है तो कहीं पे ज़्यादा व्हीट होता है, कहीं पे मिलेट्स होता है, पल्स होता है, टी होता है, कॉफ़ी होता है, शुगर केन होता है, एज वेल एज ऑयल सीड के अलावा कॉटन और जूट बहुत सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। कहाँ पे? तो भारत में होते हैं, है ना? और हम अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो कहीं-कहीं पे वर्ल्ड में भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम पहला जब देखते हैं, तो इस केस में कहता है राइस, है ना? राइस में जब देखते हैं तो कहता है राइस जो है एक तरह से मुख्य भोजन है ना? स्टेपल फूड्स है, जो कि भारत के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो चावल पे डिपेंडेंट है, यानी चावल खाया करते हैं। कहता है हमारा जो कंट्री है, खास करके राइस के प्रोडक्शन में दूसरा स्थान है। इसके साथ-साथ जब हम वर्ल्ड में बात करेंगे तो इसमें देखते हैं कि राइस का जो प्रोडक्शन है ये चाइना में सबसे ज़्यादा है ना? चाइना का फर्स्ट पोजीशन है राइस प्रोडक्शन में। और वही बात भारत की करेंगे तो भारत का जो है फर्स्ट पोजीशन है। तो चावल जो है ये राइस जो है एक तरह से खरीफ फसल है और इसका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ये 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ना। इसके साथ-साथ हाई ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए आपका 100 सेंटीमीटर चाहिए। कहता है कि अगर हम इसको उगाना चाहते हैं जहाँ पे कि कम पानी, कम वर्षा होती है तो वहाँ पे हमें इरिगेशंस की ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है, होती है। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है, कहता है राइस जो है वो खास करके आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो राइस जो है ग्रो इन प्लांट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसके साथ साथ आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगा, डेल्टिक रीजन में देखने को मिलेगा, और तो और हरियाणा वाले, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले, है ना, भाग में आपको इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो वेस्ट बंगाल जो है वो फर्स्ट पोजीशन से किसमें, ये आपको राइस में देखने को। अब देखिए इस केस में कहता है कि अगला जो हमारा क्रॉप है दैट इज द व्हीट। तो कहता है व्हीट की जब देखते हैं तो कहता है कि भारत जो है सेकेंड मोस्ट, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप। तो कहता है कि भारत में चावल के बाद अगर कोई खाया जाता है, ठीक है, हम लोग फूड में यूज करते हैं तो दैट इज द व्हीट, है ना। ये भी एक तरह से मेन क्रॉप है भारत में, खास करके नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न भाग में भारत में। कहता है ये जो है, कहता है दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर ए कूल ग्रोइंग सीजन। कहता है इसको जरूरत होती है एकदम ठंडा, है ना, आवश्यक क्लाइमेट का। इसके साथ साथ सनशाइन की भी आवश्यकता होती है और इसको जो रिक्वायर्ड होती है एनुअल रेनफॉल तो ज़्यादा नहीं होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर काफ़ी हो गया। वही हम देख रहे थे राइस के केस में तो वहाँ पे 100 सेंटीमीटर था। इसको जरूरत होता है 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल का। तो कहता है क्या कि दो टाइप्स के व्हीट होते हैं, एक ग्रोइंग जोन इन द कंट्री, एक गंगा सतलज प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा और दूसरा नॉर्थ वेस्ट ब्लॉक वाले रीजन में देखने को मिलेगा जो कि डेक्कन वाले एरिया में। इस तरह से अब देखिए व्हीट के जो प्रोडक्शन की देखते हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो व्हीट है उसमें आपको देखने को मिलेगा पंजाब वाले रीजन में, ठीक है, और पंजाब वाले रीजन के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अब इसी में देखते हैं मिलेट्स के बारे में। तो मिलेट्स में कहता है कि इस केस में क्या है कि जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स मतलब आप समझिए कि मोटे अनाज, है ना? तो इसमें आपको ज्वार, बाजरा और रागी आ गया। ये सब जो है मिलेट्स भारत में उगाए जाते हैं। इसके साथ-साथ कहता है ये जो है हमें प्राप्त होते हैं, एक तरह से ये खुरदरा ग्रेन्स हैं, मोटे अनाज हैं और दे हैव अ वेरी हाई न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं और कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताया है जैसे रागी हो गया, ठीक है? इसमें आपको आयरन ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, कैल्शियम, इसके साथ-साथ कहता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि रफेद, ज्वार भी आपको देखने को मिलता है। तो कहता है ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको फूड क्रॉप्स है, जो कि भारत में देखने को मिलता है। यहाँ पे भारत में खास करके ये वाला जो है आपको मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। तो इस तरह से ये था क्या चीज़ कुछ क्रॉप्स के बारे में, मेजर क्रॉप्स। तो हम लोग फिर आगे देखेंगे अगला जो क्रॉप्स होगा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग मेट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो लंबा वीडियो हो जाएगा।